हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी इन पीएनसी। सेट थ्योरी ऑलरेडी बेसिक आइडिया आप लोगों को होता है, 10th तक के काफी सारी चीजें बताई जाती है, वो थोड़ा रिवाइज करेंगे हम। और उसके साथ जब पीएनसी मिलकर जो क्वेश्चंस बनते हैं, सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा देखकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये एक्सप्रेशन आई एम श्योर कि सबका देखा हुआ होगा, बट ये नाम शायद नहीं पता होगा। ये देखा है ना 10th में, ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, उसमें से इतने बच्चों को कॉफी अच्छी लगती है, इतने बच्चों को चाय अच्छी लगती है, फलाना ढिमकाना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु डोंट लाइक एनीथिंग। तो ये उस टाइप की चीज हो गई। इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल सा होता है, ये वेन डायग्राम से आ जाता है। आई एम श्योर कि ये भी कई लोगों को पता होगा। इनकेस अगर नहीं भी पता हो तो यू कैन इजीली डू इट। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये जो एरिया है विच इज कॉमन टू ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला कॉमन टू ऑल द थ्री, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो का एक्सप्रेशन तो बहुत ही सिंपल है। तीन का एक्सप्रेशन देख लीजिए एक बार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B union C is equals to NA plus NB plus NC minus number of elements in A intersection B, B intersection C, C intersection A plus number of elements in A, B and C। यही अगर 4 के लिए आ जाए, so that will be NA plus NB plus NC plus ND। सिंगल सिंगल वाले ऐड करने हैं, दो दो के कॉम्बिनेशन लेकर। अब 4 अगर मेरे पास सेट हैं ए बी सी डी, और उनमें से अगर मुझे दो दो के कॉम्बिनेशन लेने तो कितने हो जाएंगे? 4C2 मतलब 6। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी, डी इंटरसेक्शन सी, ये सब ऐसे कॉम्बिनेशन वो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लस ये जो 4 सेट हमने लिखे हैं ए बी सी डी, उनमें से तीन तीन के कॉम्बिनेशन लेकर कितने बनेंगे? 4C3 मतलब 4, वो सब ऐड हो जाएंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी एंड डी। मतलब आप समझ रहे हो बात को कि सिंगल सिंगल वाले ऐड हो रहे हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन लेकर सब्ट्रैक्ट करना है, तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेकर ऐड करना है, चार चार का कॉम्बिनेशन लेकर सब्ट्रैक्ट करना है। और भी अगर ज्यादा गाड़ी आगे जाते जाएगी तो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न। ऑब्वियसली द एक्सप्रेशन व्हाइल राइटिंग विल बी वेरी लेंथी, तो उस पर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच ऑफ अ क्वेश्चंस, बट हाँ एक आध मैं पूछूंगा। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बाद एक चीज आती है डी मॉर्गन्स लॉ। आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि ये शायद आप लोगों ने 10th में देखा होगा कि नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है, ये समझते हो ना, ये डंडे का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दिस इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये होल वाला कॉम्प्लीमेंट है और ये इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट है। मैथमेटिकली इसको पहले वाले को हम बहुत ही इजीली यहां से वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, मतलब ये वाला पूरा रीजन एक्सेप्ट दिस ब्लू सर्कल, तो ये बी वाले के पार्ट में भी आ जाएगा। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बी कॉम्प्लीमेंट को अपन, अब ये जो ग्रीन और ये जो येलो मैंने लाइंस बनाई है, इनका अपने को लेना है यूनियन। तो इनके यूनियन में सब चीजें आ गई एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये जो पार्ट है ना, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ए कॉम्प्लीमेंट में भी इंक्लूड नहीं हुआ और बी कॉम्प्लीमेंट में भी इंक्लूड नहीं हुआ, दोनों में ही नहीं है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखो तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है। इस होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो ये तो वही है। इसी तरीके से वेन डायग्राम से हम ये सेकंड एक्सप्रेशन को भी प्रूव कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा बाहर जैसा अपन ने पहले बनाया था, और ये भी बाहर। अब जब इनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कॉमन एरिया, तो हमें सिर्फ बाहर वाला एरिया मिल जाएगा, विच इज नाइदर इन ए नॉर इन बी।
और अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो वो ये पूरे दो सर्कल्स हैं, इनके पूरे अंदर का रीजन आ गया। तो जब मैं उसके होल का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये अंदर के रीजन को छोड़ के बाहर का रीजन आ गया। ये हमने प्रूव कर लिया इसको वेन डायग्राम से। इसको लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट बी। सो दिस इज व्हाट, नाइदर ए नॉर बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी। उसका होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो आइदर का कॉम्प्लीमेंट नाइदर, और का मतलब नॉर। तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई, और ये ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है। जब आप इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो और बीच में जो भी साइन है, यूनियन और इंटरसेक्शन, उसका रिवर्स हो जाएगा जब आप होल पे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो। भावनाएं समझ में आ गई? चलिए, अब इन भावनाओं पे बेस्ड ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इस पे बेस्ड बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो पहले तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन करिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? पहले वाले पार्ट का आंसर 6 फैक्टोरियल, दूसरे वाले का आंसर भी 6 फैक्टोरियल, तीसरे वाले का 5 फैक्टोरियल, चौथे वाले का 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब मैं इनको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आंसर देखकर ही समझ में आ जाए कि थॉट प्रोसेस क्या है। दिस इज वेरी मच हेल्पफुल एट टाइम्स। जिन लोगों का ये चारों पार्ट्स का आंसर सही आ गया, सॉल्यूशन पे स्किप करिए। जिन लोगों का नहीं आया है, देख लीजिए भाई क्या है। नंबर ऑफ द वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड सोल्जर, सोल्जर, मीठी बातें बोलकर। तो ये एस को तो हमने फिक्स कर दिया, 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस बच गई। एस को फिक्स कर दिया ना पहले पार्ट में। सो दीज 6 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय दीज 6 लेटर्स। मतलब इन 6 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज आर फैक्टोरियल। तो पहले पार्ट का आंसर तो 6 फैक्टोरियल आ गया। उसी तरीके से सेम लॉजिक सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। थर्ड वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, एस एंड आर। तो यहां पर आर को फिक्स कर दिया। अब ये 5 प्लेसेस पे अपने को ये 5 लेटर OLDIE, ये 5 लेटर्स को फिल करना है। ये दोनों को तो फिक्स रख दिया अपन ने। तो 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे। ये चौथे पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, और इसका आंसर भी मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ए यूनियन बी मतलब स्टार्ट्स विथ एस और एंड्स विथ आर। ये एन ए का मतलब स्टार्ट्स विथ एस प्लस एन बी का मतलब एंड्स विथ आर। ये 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल हो गया। मैंने उनमें से वो एक केस माइनस कर लिया जब स्टार्ट विथ एस एंड एंड्स विथ आर होगा। ये हो गया। ये माइनस क्यों करते हैं इसके डेरिवेशन में, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी बता देता हूं कि ये जो ए यूनियन बी है, इसका मतलब होता है आइदर ए और बी। अब जब मैं एन ए लिख रहा हूं, उसमें भी ये एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और जब मैं ये एन बी लिख रहा हूं, उसमें भी ये एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। मतलब चाहिए था एक बार, आ गया 2 बार। तो हमने इसको जबरदस्ती पहले एक बार इंक्लूड कर दिया, फिर इसको एक्सक्लूड कर दिया। यही इसका नाम है। अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे, इट्स काइंड ऑफ आउट ऑफ प्लेस। इट विल नॉट रिक्वायर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन और डी मॉर्गन्स थ्योरम, बट वो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस का काइंड ऑफ बेस क्रिएट करने के लिए है। तो थोड़ा फ्रेश तरीके से सोचो। अगर नहीं पता हो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, ऑब्वियसली आई विल बी टेलिंग यू। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका आंसर आ रहा है 240। ए और आई, ये जो वॉवेल्स हैं, इनको हमेशा साथ में रखना है। सो लेट्स से कि ये जो ए आई है, इनको अपन ने एक बक्से में बंद कर दिया, और इस बक्से को मैं एक्स से बोल देता हूं। तो अब मेरे पास क्या लेटर्स आ गए, एन एक्स एस टी के। अब मैं इन 5 लेटर्स को किसी भी तरीके से अरेंज कर दूं, ये एक्स के अंदर ये जो 2 लेटर्स हैं, ये तो हमेशा साथ में रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को तो मैंने अब एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट किया है। तो ये 5 को अरेंज करने का तरीका
5 फैक्टोरियल। यहां तक तो बात थोड़ी सिंपल है। अब ये सोच रहे होगे कि ये जो 2 फैक्टोरियल आया है ये कैसे आया? भाई हमें तो ये बोला है कि a और i साथ में रहने चाहिए। ये थोड़ी ना बोला है कि a शुड बी ऑलवेज अहेड ऑफ i। ये दोनों आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, ai लिखूं या ia लिखूं, है तो दोनों साथ में। तो आपस में ये दोनों को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। क्लियर विद दिस? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 8। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इसके मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा। जिन लोगों का नहीं आया वो तो देख ही लीजिए। अलग अलग तरीके से करते हैं। पहले तो एक मेथड 1, जब हम इसको मैनुअली काउंट कर लेंगे भाई, क्योंकि डेटा इतना छोटा है मैनुअली काउंट हो सकता है। तो T और H साथ में नहीं होने चाहिए, O और R साथ में नहीं होने चाहिए। 4 लेटर्स है। मैंने T और H को यहां पर रख दिया, O और R को यहां पर रख दिया। अब ये T और H ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। O R ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। ये ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें मैंने ये जो ग्रुप है TH वाला उससे स्टार्टिंग करी। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि मैं O और R वाले ग्रुप से स्टार्ट करूं, तो हर चीज सेम आएगी, बस फर्क इतना हो जाएगा कि दिस विल बी ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। यहां पर फिर से O और R आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। T और H आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से हो सकते हैं अरेंज। तो इसका आंसर आ गया 4, इसका भी आंसर आएगा 4। 4 + 4 बोले तो 8। ये हो गया एक तरीका मैन्युअली काउंट करने का। दूसरा तरीका ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाला, याद है? सो टोटल माइनस बोथ ग्रुप टुगेदर। बोथ ग्रुप मतलब T एंड H आपस में है साथ में, O एंड R आपस में है साथ में, माइनस एग्जैक्टली 1 ग्रुप टुगेदर। एग्जैक्टली 1 मतलब T एंड H आर नॉट टुगेदर बट O एंड R आर टुगेदर, और अदरवाइज सिर्फ एक ही ग्रुप साथ में है। अब देखो यहां पर ये जो मेथड होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री वाला मेथड, इसमें और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में यही डिफरेंस है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में जब मैं NA की बात कर रहा हूं तब मैं NB के बारे में सोचता भी नहीं हूं। यहां पर ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना एग्जैक्टली, ये बहुत ही जरूरी है भाई, और ये परेशान भी बहुत करता है। अभी हम लिखेंगे चीजों को तो समझ में भी आएगा कि ये परेशान भी बहुत करता है। क्योंकि अगर आप इधर ये एग्जैक्टली वर्ड ऐड नहीं करोगे और सिर्फ -1 वाला केस करोगे, तो ये 1 वाले केस में जो बोथ वाली चीजें हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगी, और फिर उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं पे हम ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में, ये चीज हमने ऑलरेडी माइनस कर दी है। जो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है ना वो माइनस हो गई, इसलिए अपन उसके बारे में ध्यान देते ही नहीं है। चलो मैं समझाता हूँ और बेटर तरीके से, धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टोटल वेज तो 4 फैक्टोरियल हो गए। अच्छा, बोथ टुगेदर मतलब TH ये दोनों साथ में, तो इनका मैंने एक ग्रुप मान लिया, और OR ये भी साथ में, इनका भी मैंने एक ग्रुप मान लिया। So within this box, T and H can be arranged in 2 factorial ways. Within this box, O and R can be arranged in 2 factorial ways. और ये दोनों बॉक्स आपस में आगे पीछे हो सकते हैं ना भाई, कभी OR वाला ग्रुप आ गया, कभी TH वाला ग्रुप आ गया, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल तरीके से। अभी जो एग्जैक्टली 1 है ना, इसमें से लेट्स से कि अपने को T एंड H ये दोनों को साथ में रखना है, O एंड R इन दोनों को अलग अलग रखना है, या तो उल्टा भी हो सकता है। तो पहले तो मैं 2C1 तरीके से ये सिलेक्ट कर दूं कि कौन से ग्रुप को मुझे साथ में रखना है। लेट्स से कि हमने TH को साथ में रखना है। अब इसको मैं डिनोट कर देता हूं X से। तो अब जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बन सकता है OXR, RXO, है ना?
O एंड R ये दोनों को अलग अलग रखना है, तो ये O एंड R these together can be arranged in 2 factorial ways and within this box of X this T and H can be arranged in 2 factorial ways. तो अब अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 24 -8 -8 ये हो गया 8. लेंदी बट डूएबल. समझ में आया क्या? देखिए ऐसा है कि 2 मेथड मैंने बता दिए हैं, एक तो ये मैनुअली काउंटिंग वाला और एक ये वाला. ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में मैनुअली काउंटिंग वाज इजी क्योंकि डेटा छोटा था. डेटा के हिसाब से कई बार हमारे मेथड्स भी चेंज होते हैं. इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 240. मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करूंगा. पहला मेथड कॉम्प्लीमेंट्री वाला, टोटल माइनस द थिंग्स वी डोंट वांट. अब यहां पर ये 3 ग्रुप मान लो, टीआर वाला एक ग्रुप, आईडी वाला एक ग्रुप, ईवी वाला एक ग्रुप. मुझे तीनों में से कोई सा भी ग्रुप साथ में नहीं चाहिए. तो टोटल में से हम क्या करेंगे? व्हेन ऑल द 3 ग्रुप्स आर टुगेदर, मतलब टी एंड आर टुगेदर, आई और डी ये दोनों भी साथ में, ई वी ये दोनों भी साथ में, माइनस एग्जैक्टली 2 टुगेदर. एग्जैक्टली 2 टुगेदर मतलब लेट्स से कि टी और आर साथ में है, आई और डी साथ में है, ई और वी अलग अलग हैं. माइनस एग्जैक्टली 1 टुगेदर मतलब टी और आर साथ में है, आई डी अलग हैं, ई और वी अलग हैं. ये इसका मतलब हो गया. इसको लेट से मैंने अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, इसको गामा बोल दिया. तो अब जब 3 टुगेदर की बात करूं, अल्फा बीटा गामा को मैं किसी भी तरीके से अरेंज कर दूं. कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से. किसी भी तरीके से अरेंज कर दूं, ये दोनों लेटर्स तो साथ में ही रहेंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे. हाँ, विद इन दिस बॉक्स टी एंड आर कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज. यहां पर भी 2 फैक्टोरियल वेज, यहां पर भी 2 फैक्टोरियल वेज. अब कुछ भी कर लो, ये दोनों साथ में है ना, ठीक है. तो इसकी वैल्यू आ गई 48. ये हमको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. टोटल क्या होगा? 720 विदाउट एनी कंडीशन. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 6 लेटर्स. एग्जैक्टली 2 के बारे में बात करें. अब हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, तो पहले तो ये सोचना है कि कौन से 2 ग्रुप साथ में. वो करने के लिए 3C2 तरीके से हमने 2 ग्रुप सिलेक्ट कर लिए. लेट्स से कि मैंने अल्फा और बीटा को सिलेक्ट कर लिया. अब इसका मतलब यह है कि टी एंड आर दे आर टुगेदर, आई एंड डी दे आर टुगेदर, बट ई एंड वी दे आर सेपरेटेड. तो इसके जरा कॉम्बिनेशंस देखते हैं क्या क्या बनेंगे. ई अल्फा बीटा वी हो गए. ई और वी अलग अलग, और क्योंकि मैंने अल्फा लिख लिया है इसका मतलब टी और आर साथ में आ गए. ऐसा भी हो सकता है ई अल्फा वी बीटा, या ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा ई बीटा वी. अब यहां पर इस पहले वाले केस में देखो, ई और वी आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. सो दैट विल बी 2 फैक्टोरियल. विद इन अल्फा जो 2 लेटर्स हैं टी एंड आर, वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. सेम फॉर बीटा. और अल्फा और बीटा भी तो आगे पीछे हो सकते हैं. ये 2 फैक्टोरियल हो गया. ये जो आंसर आया है 16 वो इन तीनों का सेम आएगा. तो दिस एंटायर थिंग विल बिकम 16 इंटू 3 बोले तो 48. 3C2 ऑलरेडी है, इंटू 48 कर दिया 144. नाउ द थर्ड थिंग इज एग्जैक्टली 1. अब एग्जैक्टली 1 में फिर से हम सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि कौन से ग्रुप को हमें साथ में रखना है. तो 3C1 से हमने वो ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया. लेट्स से कि अल्फा वाले ग्रुप को हमें साथ में रखना है. इसका मतलब ये है कि आईडी ईवी
दे शुड बी सेपरेटेड, आई एंड डी शुड बी सेपरेटेड, ई एंड वी शुड बी सेपरेटेड। देखा देखा लग रहा है क्या? ये पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया काइंड ऑफ। थोड़ा इसमें कुछ डिफरेंस आएगा, बट पहले तो ये समझो कि अगर आई और डी अलग अलग हैं, ई और वी अलग अलग हैं, तो ये पिछला क्वेश्चन थॉर जैसा हो गया, जहां पे टी और एच अलग अलग थे, ओ एंड आर अलग अलग थे। तो उसका आंसर क्या आया था? 8। तो 8 तो ये हो गया। अब देखो जरा, आई डी अलग अलग, ईवी अलग अलग, इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन बने। हमें बीच में अल्फा को फिट करना है। अल्फा को फिट करने के लिए अपने पास कितनी जगह है? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं। अल्फा के अंदर टी एंड आर कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज। बट यहां पर चीजें खत्म नहीं हुई। ये 8 आंसर आया था अपने पिछले प्रॉब्लम का। पिछला प्रॉब्लम 4 लेटर्स ही थे, ये 4 लेटर्स को अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन was not valid because E and V, मतलब वहां पर कोई सा ले लो कि इसको T बोल दो, इसको H बोल दो, इसको O, इसको R। तो थॉर वाले क्वेश्चन में दिस थिंग वॉज नॉट वैलिड। इसका मतलब ये वाली चीज इस 8 में नहीं इंक्लूडेड है। बट यहां पर अगर मैं इस E और V के बीच में अल्फा को डाल दूं, तब तो ये वैलिड हो गया ना। अब तो ई और वी सेपरेट हो गए, जो कि ये यहां पर काउंटेड नहीं थे, तो इसको हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा भैया। समझ रहे हो भावनाओं को? बहुत ध्यान रखना पड़ता है, गलती कर करके इंसान सीखता है। अब देखो इसको अरेंज करने का तरीका, आई एंड डी, इस पर्टिकुलर चीज में मैंने आउटर मोस्ट ग्रुप लिया है, तो आई और डी आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। ई और वी वाले ग्रुप को मैंने इनर वाला ग्रुप लिया है, बट ई और वी आपस में तो अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। Within this alpha, T and R can be arranged in 2 factorial ways. एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा जब मैं E और V को आउटर वाला ग्रुप लूंगा, I और D को इनर वाला ग्रुप लूंगा, उसमें भी सेम टू सेम आंसर आएगा। तो इसको ओवरऑल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 16। यहां पर ये हमने कर दिया प्लस 16। ये 3C1 तो रहेगा ही ना, क्योंकि कौन से ग्रुप, ये तो मैंने अल्फा के लिए सॉल्व किया है। ऐसा बीच में बीटा हो सकता है और बाकी जो बचे हुए 2 ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से। बात समझ रहे हो? तो अब इसको जरा कैलकुलेट करें। पहले पार्ट का आंसर 48, दूसरे वाले का 144, तीसरे का 288। टोटल क्या था? 720 माइनस 48 माइनस 144 माइनस 288। ये कितना आ गया भाई? 240। समझ में आया क्या? कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ा भाई। तो अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, और तब समझ में आएगा कि कितना अमेजिंग मेथड है। लेट्स से इवेंट ए को मैं बोल देता हूं टी एंड आर टुगेदर, बी का मतलब आई एंड डी टुगेदर, और सी का मतलब ई एंड वी टुगेदर। मुझे ना ही टी आर साथ में चाहिए, ना ही आई डी साथ में चाहिए, ना ही ईवी साथ में चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई वांट इज, इफ आई राइट इट मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली लिखना बहुत जरूरी है भैया, लिखते ही नहीं है बच्चे कई बार। दिस इज व्हाट वी वांट, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। डी मॉर्गन भाई के हिसाब से दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। और अब इस ए यूनियन बी यूनियन सी को हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से।
पहले हमने इसको डी मॉर्गन भाई के हिसाब से लिख लिया, फिर इसको ये नोटेशन समझ लो, ये नोटेशन लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो ध्यान ही नहीं आएगा, क्लिक ही नहीं करेगा, ऐसा करना है। चलिए भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन ए का मतलब क्या हुआ, टी एंड आर टुगेदर। मैंने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में जब हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट बी एंड सी, दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो अभी हमको सिर्फ इतना सोचना है कि टी और आर साथ में है, बाकी के आई डी ईवी मतलब इवेंट बी और इवेंट सी वो जाए भाड़ में। तो टी और आर को तो हमने एक ग्रुप मान लिया अल्फा। अब आई डी ईवी वो कितने लेटर्स है, 4 प्लस ये अल्फा, ये हो गए 5 लेटर्स। तो 5 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल एंड विद इन अल्फा दैट टी एंड आर कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। अभी जो 5 फैक्टोरियल है ना, इसमें हो सकता है कि आई और डी भी साथ में हो, ई और वी भी साथ में हो, बट वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना था कि टी और आर साथ में होने चाहिए, जो कि है कि नहीं है, अल्फा है ना इसमें, समझ रहे हो बात को। यही सेम टू सेम आंसर एन बी का भी आएगा, एन सी का भी आएगा। तो इसको मैंने इंटू 3 कर दिया, -2 एट अ टाइम। अलग से लिख के बता देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकाल लेते हैं। ए का मतलब टी एंड आर टुगेदर, मतलब अल्फा वाली चीज आ गई। आई एंड डी टुगेदर मतलब बीटा वाली चीज हो गई, और ई और वी एज इट इज। तो इन 4 को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल एंड विद इन दीज अल्फा कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, बीटा कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। और ये जो हैं ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 3 कॉम्बिनेशन। प्लस तीसरा वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो तो बहुत ही सही है, अल्फा बीटा गामा, सो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, 480। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल का कॉम्प्लीमेंट। होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल कितना है 6 फैक्टोरियल। तो 720 में से अगर मैं 480 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ गया 240। समझ में आया क्या, आगे बढ़े, चलो बढ़ी लेते हैं, बहुत देर हो गई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर है 76 इंटू 7 फैक्टोरियल which on simplification comes out to be 383040। सबसे पहले तो मैं आपको मोस्ट कॉमन रॉन्ग मेथड बताऊंगा इसका, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, वो बताऊंगा, उसमें मिस्टेक समझाऊंगा। जब तक वो मिस्टेक नहीं समझ में आएगी तब तक के ये गलती रिपीट होने के चांसेस हैं। करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में कर सकते हो, तो मिस्टेक समझना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे कॉमन रॉन्ग मेथड है वो ये है कि भाई हमको ये जो रोज हैं वो एम्प्टी नहीं रखना है। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई सबसे पहले तो हर रो में एक एक एलिमेंट को फिल कर देते हैं। सोच के सही लग रहा है ना, सोच के तो बिल्कुल सही लगता है ना, उसमें फ्लॉ क्या है वो मैं समझाऊंगा। तो हर रो में एक एक एलिमेंट फिल कर देते हैं। तो इस रो में या इधर तो एक ही बॉक्स है, तो इसमें एक में से एक सिलेक्ट कर लिया। ये इस रो में 2 बॉक्स हैं, ये 2 में से एक सिलेक्ट कर लिया, फिर 3C1, फिर इसमें 4C1 सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो ये बॉक्सेस सिलेक्ट होगा। लेट्स से यहाँ पर तो ये बॉक्स ही होगा, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, ये इस तरीके से। अब ये जो 7 लेटर्स हैं डिफरेंट हैं, तो 7 में से कोई से भी 4 लेटर सिलेक्ट कर दिए, 4 लेटर 4 बॉक्सेस।
अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब फिर क्या करते हैं कि अब दे थिंक कि अब तो चलो ठीक है, चारों रो में एक एक लेटर तो कम से कम आ गया है, नाउ दे कैन डू एनीथिंग। तो कितने बॉक्सेस बच गए? 6 बॉक्सेस बच गए। और लेटर कितने बच गए? 3 लेटर। 6 बॉक्सेस, लेटर 3। बहुत ना इंसाफी है ये। और इसको ऐसे 6 बॉक्सेस में से कोई से भी 3 बॉक्सेस सिलेक्ट कर लिए और उनको 3 लेटर से फिल कर दिया, 3 फैक्टोरियल तरीके से उनको अरेंज कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ये आती है 2419200, है ना? इससे बहुत बड़ी है। मतलब आपने बहुत सारी चीजों को मल्टीपल टाइम्स काउंट कर लिया है। नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूं भाई, कहां पे कैसे काउंटिंग हो गई है ज्यादा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर जब तुमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया तो यहां पर लेट से तुमने इसको फिल कर दिया लेटर जी से। फिर ये तो हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया, ये 4 फैक्टोरियल तक। फिर जो ये 6C3 किया है तुमने, उसमें लेट से अब तुमने ये वाला बॉक्स सिलेक्ट किया है। इस 6C3 में तो कोई से भी बॉक्स आ सकता है ना, तो ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हुआ है और यहां पर तुमने ये लेटर फिल कर दिया ए से। अब ये भी तो हो सकता है कि जब तुम एक एक बॉक्स सिलेक्ट कर रहे थे शुरू में, तब तुमने ये बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया होता, तब तुमने ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया होता। और जब यहां पर ये 4 फैक्टोरियल, ये जो 7C4 में तुमने 4 लेटर सिलेक्ट किए हैं, उसमें एक लेटर ए आया होता पहले, तब ये सिलेक्ट कर लिया होता। फिर 6C3 से 3 बॉक्सेस सिलेक्ट कर रहे हैं, तब ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हुआ और यहां पर ये 3 फैक्टोरियल से जी आया। तो जो चीज पहले यहां पर जी आई थी और यहां पर ए आया था, अब यहां पर पहले ए आ गया और यहां पर आ गया जी। हो सकता है ना? होगा इनफैक्ट। और क्या उसको तुम सेपरेट केसेस काउंट करोगे क्या? नहीं। तो यहां पर ये गलती हुई है भाई। ये जो मल्टीपल टाइम्स चीजें कैलकुलेट हुई है ना, वो ये है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से? 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि मैं केसेस बनाऊं। केसेस मतलब यहां पर तो एक ही लेटर आएगा, यहां पर एक लेटर आए कि 2 लेटर्स हैं, यहाँ पे एक लेटर आए कि 2 लेटर आए कि 3 लेटर आए, यहाँ पर एक लेटर आए कि 2 लेटर आए कि 3 लेटर आए कि 4 लेटर आए, है ना? ये केसेस बनाएंगे। इसकी भी अपने आप में शॉर्ट कमिंग्स है, वो शॉर्ट कमिंग्स में बताऊंगा। पहले तो ये केसेस बना लेते हैं भाई, कितना है। तो ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इसमें तो एक ही लेटर आएगा। रो 2 में भी मैंने एक लेटर रखा, रो 3 में भी मैंने एक लेटर रखा और रो 4 में मैंने 4 लेटर रख लिए। 7 लेटर्स हो गए। इसमें एक, इसमें एक, इसमें 2, इसमें 3, 1, 1, 3, 2। अब यहां पर एक एक 4 नहीं कर सकता क्योंकि थर्ड रो की तो औकात ही नहीं है 4 लेटर्स लेने की। तो ये खत्म हो गया अपना पार्ट। अब और क्या हो सकता है? पहली रो में एक लेटर, दूसरी रो में 2 लेटर्स, तीसरी रो में एक लेटर और इसमें 3 लेटर्स। फिर 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1। These are the all possible combination। इसके सिवा 7वां केस पॉसिबल नहीं है गिवन द डेटा। अब यहां पर जब ये 1 की बात हो रही है, एक को काउंट करके बताता हूं, उसके हिसाब से सब फटाफट लिख लेंगे। तो एक बॉक्स से एक बॉक्स में एक लेने का तरीका 1C1। 2 बॉक्सेस हैं सेकंड रो में, उसमें से एक लेने का तरीका 2C1। 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने का तरीका 3C1, ये 4C1 प्लस, अब ये बार बार 1C1 नहीं लिख रहा हूं, इसमें 2C1 तो रहेगा ही। तो ऐसे ये 6 की 6 लिख लो और फिर जब तुम इनकी वैल्यू निकालोगे, ये जो अलग अलग केसेस उनको ऐड करके, तो दैट विल कम आउट टू बी 76। मतलब 76 वेज से हमने बॉक्सेस सिलेक्ट कर लिए हैं। 7 लेटर से 7 बॉक्स सिलेक्ट किए हैं
हर केस में 7 आ रहे हैं ना भाई टोटल, तो 7 बॉक्सेस में 7 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये हो गया एक तरीका, ये सही तरीका है, इसमें गलती कुछ भी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर लेटर सिर्फ 7 थे और बक्से सिर्फ 10 थे। लेटर्स बढ़ जाए या बक्से बढ़ जाए तो जितने ज्यादा बॉक्सेस बनेंगे केसेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा केसेस हैं भूलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। तो अब हम क्या यूज करेंगे, किस मेथड की तारीफ कर रहा हूं मैं इतनी देर से, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो R1 का मतलब ये है रो 1 एम्प्टी, वैसे ही R2 का मतलब रो 2 एम्प्टी, R3 का मतलब रो 3 एम्प्टी, R4 का मतलब समझ गया ना। मुझे क्या चाहिए, नाइदर रो 1 एम्प्टी नॉर रो 2 एम्प्टी नॉर रो 3 एम्प्टी नॉर रो 4 एम्प्टी। तो मुझे तो अब डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे, और डी मॉर्गन ने भी मुझे बोला है कि भाई पनीर खिलाऊंगा मैं, है ना, इसलिए मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूं। तो डी मॉर्गन भाई के हिसाब से ये आ गया। अब ये सोच रहे होंगे कि जब मैं इसको प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन से लिखूंगा तो बहुत ही बड़ा लेंथी सा एक्सप्रेशन आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें जीरो हो जाएगी। देखो भाई कैसे, जब मैं R3 और R4 की बात करूंगा, मतलब R3 और R4 को एम्प्टी रखने की, तो क्या R3 और R4 को मैं एम्प्टी रख सकता हूं? नहीं रख सकता, बिकॉज दीज आर नॉट इवन सफिशिएंट टू ऑक्यूपाई दी 7 लेटर्स। तो बहुत सारी चीजें तो जीरो हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेने का है। तो NR1 का मतलब हो गया रो 1 एम्प्टी। जब हम NR1 की बात कर रहे हैं, मतलब रो 1 एम्प्टी के बारे में बात कर रहे हैं, देन रो 2 रो 3 ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। यही तो बेनिफिट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। तो पहला बक्सा हमने खाली रख दिया। अब कितने बक्से बच गए, 9 बक्से बच गए। उसमें हमें कितने लेटर्स को फिल करना है, 7 लेटर्स को। तो 7 लेटर्स के लिए 9 में से 7 को सिलेक्ट किया, और 7 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, वो तो सब में आएगा तो अपन बाद में एक साथ लिख लेंगे। NR2 रो 2 को अगर मैंने एम्प्टी रखा तो कितने बक्से बच गए मेरे पास, 8 बक्से बच गए। 8 में से 7 को सिलेक्ट कर लिया। रो 3 को अगर मैंने एम्प्टी रखा तो मेरे पास बक्से कितने बचे, 7। 7 में से 7 को सिलेक्ट कर लिया, सब में 7 फैक्टोरियल आएगा। प्लस रो 4, क्या मैं रो 4 को एम्प्टी रख सकता हूं? अगर मैंने रो 4 को एम्प्टी रखा तो मेरे पास बक्से कितने बच गए, 6। 6 में 7 लेटर आएंगे क्या, नहीं आ सकते, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 0। माइनस रो 1 एंड रो 2 एम्प्टी। रो 1 में कितने डब्बे, 1 बक्सा। रो 2 में कितने बक्से, 2 बक्से। अगर मैं इन दोनों को एम्प्टी रखता हूं तो मेरे पास कितने बक्से बच गए, 7 बक्से बच गए। 7 में से 7 को सिलेक्ट कर लिया। रो 1 रो 3 एम्प्टी रख ही नहीं पाओगे। रो 1 में 1 बक्सा, रो 3 में 3 बक्से, 4 बक्सों को एम्प्टी रख ही नहीं सकते। तो इसके आगे जितनी भी सीक्वेंस बन रही है ना, कुछ भी करके देख लो, सबकी वैल्यू 0 आएगी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब टोटल में से मैंने इसको माइनस कर दिया। टोटल कितना होगा विदाउट एनी कंडीशन, 10C7 minus 44, 76। एज आई सेड कि 7 फैक्टोरियल तो सब में आएगा, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ बक्से सिलेक्ट किए हैं। अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, 76 इंटू 7 फैक्टोरियल, यही है हमारा आंसर है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।